Ready. Good evening, everyone. A very warm evening to all those who are here in the studio and listening to today's session. This is the fourth session of our satellites, improving lives for humans. This is in accordance to the World Space Week, which is celebrated all over the world from 4th of October to 10th of October. Today's is the fourth session, which speaks about space settlement human as multiplanetary species. This session is going to talk about the space settlement programs. And today's esteemed speaker is none other than Mr. Satish Rao. And I take pleasure in introducing him as the speaker of today's series. He is an electronics engineer and has worked for ISRO for more than 20 years. He was involved in electronic system design for various remote sensing satellites of ISRO for over 15 years. Since 2015, he is working in Vikram Sarabhai Space Exhibition, which looks after the outreach activities for ISRO. He has conducted numerous ISRO exhibitions for students across the country. He has interacted with lakhs of students and routinely answers their queries related to space science and technology and astronomy. So today's session should be watched by all the students who definitely want to have in their kitty ISRO as maybe a profession later on. So let us welcome Mr. Satish Rao and begin with today's session. Thank you. Thank you, madam, for the kind introduction. I also thank the organizers of this World Space Week lecture series for providing me an opportunity to interact with the students on a very interesting topic. My name is Satish Rao and I am working in Vikram Sarabhai Space Exhibition, which is an outreach department of Space Application Center, one of the major centers of Indian Space Research Organization. Today we will be talking on space settlement. हम आज अंतरिक्ष में मानव के लिए क्या हम एक और ग्रह या एक और अंतरिक्ष पिंड ढूंढ सकते हैं और वहाँ जाकर क्या हम निवास कर सकते हैं, इस विषय में बात करेंगे। हमें ये देखना होगा कि ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, कहाँ जाकर हम निवास कर सकते हैं, ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं और क्या ये संभव है या नहीं। बहुत ही रोमांचक विषय है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर बच्चे जिनको भी अंतरिक्ष क्षेत्र में रुचि रखते हैं, सबसे पहला सवाल उनके मन में यही आता है कि हम अंतरिक्ष की सैर कैसा कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं, नए कोई ग्रह ऐसे मिले हैं क्या जहाँ जीवन है। ये सभी प्रश्न सबसे ज़्यादा बार हमें सुनने मिलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके इसका जवाब दें। अंतरिक्ष में हमने क्यों जाने चाहिए? वैसे तो हम इसके अनेक कारण दे सकते हैं, वैज्ञानिकी और तकनीकी हम बता ही सकते हैं, लेकिन ये नहीं भी है तो भी हमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि मानव जो है वो हमेशा जिज्ञासु रहा है। उसके आगे क्या है, इसके ऊपर क्या है, इसके उस पार क्या है, ये देखने की इच्छा मानव के छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक होती है। जैसे आप एक छोटे बच्चे को देख रहे हैं कि वो नीचे गिर सकता है, लेकिन उसकी डर उसको नहीं होती है, उसे देखना होता है कि उस पार क्या है। ये बिकॉज इट्स देयर जो लिखा है, ये जॉर्ज मैलेरी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की कई बार चढ़ाई की थी, बहुत ही कठिन कार्य है। तो उनसे किसी ने पूछा था कि
इतनी मुश्किल, जान मुश्किल में डाल रहे हो, ये कार्य संभव करना कितना मुश्किल है, ऐसे होते हुए भी आप माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ रहे हैं? तो उन्होंने बहुत ही सीधा जवाब दिया, क्योंकि वो मेरे सामने है। तो बहुत बार मानव इसी जिज्ञासु वृत्ति के वजह से ही बहुत सारा आविष्कार कर जाता है, बहुत सारे नए नए जगहों का खोज कर जाता है, और ये एक वजह हमेशा ही रहेंगी, हम अंतरिक्ष की भी जब खोज करेंगे। लेकिन हमें जाने क्यों चाहिए? अगर इसे हम वैज्ञानिक रूप से देखने की कोशिश करें तो कार्ल सैगन, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है और विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि वो पहले वैज्ञानिक थे जो आम जनता के सामने आए। उन्होंने टीवी सीरियल्स किए, किताबें लिखी, और साइंस पॉपुलराइजेशन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक बार कहा था कि ह्यूमन लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू बी लेफ्ट ऑन ए सिंगल प्लैनेट। हमारा जो जीवन है वो एक ही ग्रह पे रखना बहुत गलत होगा, हमें कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत है। और ये इंश्योरेंस ही है कि मानव प्रजाति को बचाने के लिए, अगर पृथ्वी को कुछ हो जाता है, पृथ्वी पर बहुत बड़ा प्रलय आ जाता है, पृथ्वी सर्वनाश की ओर बढ़ना शुरू करती है, तो हमें मानव प्रजाति को बचाना होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको बता दूं, आज से 75,000 साल पहले इंडोनेशिया में तोबा नाम का एक ज्वालामुखी फटा था। इतना भयंकर ज्वालामुखी था ये कि इसमें से जो मिट्टी निकली थी उसने ज़मीन पर 40 फीट ऊंचा बिछा दिया था। आप सोचिए कितना ज़बरदस्त ज्वालामुखी होगा ये। इसके असर से सूरज कई महीनों तक ढक गया था। पृथ्वी पर सूरज की रोशनी ही नहीं आई, इसलिए एक आइस एज की तरह हो गया था। पेड़ पौधे सभी मरने लग गए, उसके बाद जानवरों की मृत्यु आने लगी और मानव तितर बितर हो गया। खाने के लिए कुछ नहीं, पानी में पूरा मिट्टी मिला हुआ, इसलिए उसको पूरी जगह छोड़कर जाना पड़ा। और इतने लंबे समय तक ये चलता रहा कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि केवल 2000 मानव इस दुर्घटना के बाद बचे थे। और इसका प्रमाण अगर आपको चाहिए तो वो हमारे डीएनए में है। जब हम किसी भी दो कोने में पृथ्वी के मानव है उनका डीएनए भी जब हम लेते हैं और उसका परीक्षण करते हैं, तो ये प्राप्त होता है कि उसमें मैच बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फ़र्क बहुत कम आता है। जबकि यही अगर आप हमारे जो नज़दीकी रिश्तेदार है प्राणियों में, बंदर के भी, 2 बंदर के डीएनए लिखते हैं तो उसमें भी फ़र्क बहुत नज़र आता है। तो ये दर्शाता है कि हम अभी के जो मानव हैं ये एक बहुत ही छोटे ग्रुप से ही हम सब आए हैं, और इसी वजह से हमारा डीएनए बहुत ज़्यादा मैच होता है। तो ऐसा आप सोचिए, केवल 2000 मानव रह चुके थे और उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य अभी पृथ्वी पर बनाया हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार हुआ है। जब से हमारी सूर्यमंडल की उत्पत्ति हुई है, जब से पृथ्वी बनी है, तब से 5 बार इतनी बड़ी दुर्घटना पृथ्वी पर हुई है, नैसर्गिक दुर्घटना, जिसके वजह से ये जो आप फीसदी देख रहे हो 85, 70, 95, ये पूरी प्रजाति नष्ट हो चुकी थी। यानी अगर पृथ्वी पर 100 प्रजातियाँ थी, अलग अलग जातियाँ थी, तो उसमें से केवल 15%, 20%, 5%, एक बार तो केवल 5% बच गया था। पूरा 95% प्रजाति मर चुकी थी। और इसके कई कारण हैं कि कई हमारे हवामान में बदलाव आ जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, सडनली आइसेज आ जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, या कभी ब्रह्मांड से आकर कोई पिंड पृथ्वी से टकराता है, या पानी अचानक कम होना शुरू हो जाता है। तो ये आइसेज का जो चक्कर है कि कभी ग्लोबल वार्मिंग होता है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर एक बार तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ये आगे पीछे चलता रहता है। और जैसे मैंने बताया ज्वालामुखी, तो बहुत बड़े ज्वालामुखी भी इसके पूर्व पृथ्वी पर फट चुके हैं, और इसके वजह से ये 5 बार जो है बहुत बड़ी पृथ्वी पर ऐसी विपत्ति आ गई थी, और जिसके वजह से कई प्रजातियां पूरी तरह से नष्ट हो गई। और ये तो नैसर्गिक हो जाता है। और अगर आप ज़्यादातर देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें तो हमने बनाई हुई हैं।
जैसे आप देखते हो कि पॉपुलेशन, हमारा जो अभी जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आप देख सकते हो कि पृथ्वी लगभग खाली होती जा रही है। आप जो तीसरा फोटो यहाँ पे देखोगे कि पृथ्वी के जो नैसर्गिक संपत्तियाँ हैं जो हमारी, जैसे कि पानी है या तेल है या हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे जंगल है, ये बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। और एक विशेष दिन भी मनाया जाता है हर साल, जिसे हम अर्थ डे बोलते हैं। और साल में जिस दिन हम 1 साल की नैसर्गिक संपत्ति का उपयोग कर लेते हैं, उस दिन हम वो अर्थ डे करके मनाते हैं। और इस साल हमने वो अगस्त के पहले सप्ताह में भी मना लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगस्त में ही हमने 1 साल की नैसर्गिक संपत्ति का उपयोग कर लिया। इसका मतलब 1 साल में हम लगभग 1.68% ज़्यादा नैसर्गिक संपत्ति का हम उपयोग कर रहे हैं। और इसी से पता चलेगा कि आगे चलते कुछ समय में हमारे पास ये जो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो बचेंगे नहीं। आइस एज एक और आना बाकी है। जो हमारा आइस एज, ग्लोबल वार्मिंग का जो साइकिल चलता है, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। वो एक और बार आएगा और उसमें भी हमारी प्रजाति का नष्ट होने की बहुत बड़ी संभावना है। ये 2 आखिरी के जो पिक्चर आप नीचे देख रहे हैं, ये तो आप जान ही गए होंगे कि क्या है करके। ये है कि अगर तीसरा महायुद्ध होता है और उसमें बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर शस्त्रास्त्रों का इस्तेमाल होता है, तो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। अभी अभी हमने एक वायरस कितना घातक हो सकता है वो देख ही लिया, और वो तो महज दुर्घटना थी। अगर आप सोचिए कि युद्ध में ऐसा कोई करेगा तो पृथ्वी पर कितना बड़ा नुकसान होने की संभावना है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से मानव प्रजाति का ही नष्ट कर सकती है। और हमें कभी भी इस गर्व में नहीं रहना चाहिए कि हमें कुछ नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है ये चित्र क्या दर्शाता है। अभी जो हमारा सामान्य तापमान हम बोलते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो बोला जाता है, धीरे धीरे हर साल बढ़ रहा है। पिछले 100 साल में जो बढ़ता जा रहा है, उससे हमें लगता है कि अगले 50 साल में हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये 40 डिग्री के ऊपर चला जाएगा। कितने साल तक गर्मी हम पैदा कर पाएंगे? कितना जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, क्या हम ये सह पाएंगे? या ग्लोबल वार्मिंग से जो बर्फ़ सब पिघल जाते हैं, उसमें से जो पानी बहने लगेगा, उससे जो फ्लडिंग आएगा, ये सब हमारे लिए बहुत ही घातक है। स्टीफन हॉकिंग का तो ये कहना था कि हमारे पास 100 साल भी बचे नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ज़्यादा है। हम बहुत शक्तिशाली हैं और अभी पूरी पृथ्वी पर हमारा राज है, लेकिन इससे हमें संतोष नहीं रहने चाहिए। ये जो चित्र दर्शा रहा है, ये डायनासोरस है। आप देखिए कितने खुशी से खेल रहे हैं। एक समय था जब ये राज्य कर रहे थे पृथ्वी पर, इतने बड़े थे, इतने शक्तिशाली थे कि कोई और प्रजाति इनके सामने टिक नहीं पाती थी। यहाँ तक कि मानव की उत्क्रांति होती ही नहीं अगर डायनासोर होते तो। लेकिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा पत्थर आके पृथ्वी से टकराया और डायनासोर का अंत हो गया। क्यों? क्योंकि डायनासोर के पास कोई भी स्पेस प्रोग्राम, स्पेस शटल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये चीज़ें उनके पास नहीं थी। वो समय में न इसरो था न नासा था। डायनासोर्स ने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि एक दिन वो पूरी तरह से बचेंगे ही नहीं, और ये चीज़ हो सकती है। ऐसे कई विपत्तियाँ हैं जो पृथ्वी पर आ सकती है। हो सकता है हम इससे लड़के बच भी सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिससे हम बच नहीं पाएंगे, और वो है जब हमारे सूर्य का अंत होगा। हर तारे की एक आयु होती है। हमारा जो सूर्य है एक मध्यम कद का तारा है और 10 अजब इसकी आयु मानी जाती है, जिसमें से लगभग 4.5 अजब साल अभी हो चुके हैं। जब कोई भी तारा का अंत होता है और उसका विस्फोट होता है, तो उसमें से जो सूक्ष्म तरंग निकलते हैं उससे कोई भी बच नहीं सकता। इतना ही नहीं, हमारा सूरज तो इसका विस्फोट नहीं होने वाला है, उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वो जो हम रेड जायंट बोलते हैं उसमें परिवर्तित हो जाएगा, और उसका व्यास यानी उसका डायमीटर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पृथ्वी सूरज में समा जाएगी। पृथ्वी पूरी तरह जल जाएगी और इससे हम बच ही नहीं सकते। तो अगर बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास है ऐसा मानेंगे तो भी केवल हमारे पास 4.5 अजब साल है। लेकिन इसके पहले ही बहुत सारी चीज़ें हैं।
तापमान सबसे बड़ा होगा, जिसकी वजह से हमें दूसरे ग्रह पर जाना ही होगा। तो अभी एक तरह से हमें पता चल गया है कि हमें दूसरे ग्रह पर जाना क्यों है। अभी हमें ये सोचना है कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो जब हम ब्रह्मांड में देखते हैं कि जो ये ब्रह्मांडी पिंड जो घूम रहे हैं अलग अलग सूर्यमंडल में, अलग अलग ग्रहों के आसपास, तो इसमें कहाँ कहाँ हम हमारा अस्तित्व बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पृथ्वी जैसा ही ग्रह आता है। पृथ्वी जैसा ग्रह हो या पृथ्वी से थोड़ा अलग हो, उसे हम बदल कर पृथ्वी जैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ढूंढने चाहिए कोई ग्रह अगर मिल जाता है तो उस पर हम हमारा बस्ती बना सकते हैं। उसके बाद कोई चंद्रमा, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, गुरु के कई चंद्रमा हैं, शनि के चंद्रमा हैं, इस पर भी हम जाकर हमारा निवास कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि नोमैड यानी ऐसा ग्रह जो किसी तारे के साथ घूम नहीं रहा है, वो भटक चुका है, लेकिन उसमें गर्मी है और उस गर्मी की वजह से वहाँ पे भी जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये 3 प्रकार के ब्रह्मांड में पिंड है जिस पर मानव अपना घर बना सकता है। घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? जो गोल्डीलॉक जोन माना जाता है, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, बचपन में अगर आपने पढ़ी होगी तो। गोल्डीलॉक नाम की एक लड़की थी, एक बार घूमते घूमते जंगल में पहुंच गई, उसे भूख लग रही थी, तो एक वो घर में घुसी, तो उस घर में खीर रखी थी। तो उसने 3 अलग अलग बर्तन में खीर रखे थे और उसने खाने की पीने की कोशिश की। पहला बर्तन जब उसने छुआ तो बहुत ही गर्म निकला, तो उसने उसे छोड़ दिया, पकड़ ही नहीं पा रही थी। दूसरा बर्तन जब उसने उठाया तो बहुत ही ठंडा था, इसलिए भी वो उसे नहीं पी पाई, उसके हाथ में चम्मच इतना ठंडा था कि पकड़ा ही नहीं जाता था। तीसरा जैसे ही उसने कटोरी देखी, उसमें का जो खीर की तापमान थी वो बहुत ही सही थी और उसने वो पूरी खीर पी ली। इसी कहानी से हम पृथ्वी का जो सूरज से दूरी है उससे हम गोल्डीलॉक जोन करके कहते हैं। तो जो माता तारा होती है उससे कितने दूर पर अगर ग्रह है तो वहाँ पे तरल पानी यानी लिक्विड वाटर हो सकता है और तापमान इतना सही होगा कि जीव की उत्पत्ति और उत्क्रांति यानी जीव लाइफ कैन बी क्रिएटेड एंड इट कैन इवॉल्व, ये दोनों चीज़ हो सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि अगर ग्रह सूरज के बहुत पास है तो वो बहुत गर्म हो जाएगा और सब पानी भाप बनकर चला जाएगा। ग्रह बहुत ज़्यादा दूर है तो इतना ठंडा हो जाएगा कि केवल बर्फ़ रहेगा, पानी नहीं रहने के कारण वहाँ पे भी जीव की उत्क्रांति नहीं हो सकती है। ये दोनों के बीच में जो जगह है जो हरे पट्टे से दर्शाया गया है उसे हम हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक जोन कहते हैं और यहाँ पर मानव जाकर अपनी बस्ती बना सकता है। अभी हम देखेंगे कि हमारे सूर्यमंडल में अगर हमें कोई जगह पर जाना है तो कहाँ जा सकते हैं। हमारे नज़दीकी जगह कोई भी पिंड पर हमें जाके रहना है तो सबसे पहला सबसे नज़दीकी आता है चंद्रमा। चंद्रमा पर हम जा सकते हैं। ये जो हमने तारीख लिखी है यहाँ पे 2050 के आसपास चंद्रमा पर हम बस जाएंगे। चंद्रमा का जो तापमान है बहुत कम है, उधर एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए प्रेशर नहीं मिलता है आपको। तो हमें जो भी मकान उधर हमें बनाना है बंद कमरा बनाना पड़ेगा, पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। अंदर हमें हवा डालनी पड़ेगी, ऑक्सीजन डालना पड़ेगा, नाइट्रोजन डालना पड़ेगा। ये जो भी पृथ्वी पर जैसी भी अभी जो चीज़ें हैं वैसे के वैसे हमें उधर निर्माण करना पड़ेगा। बिल्कुल ही उधर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए थोड़ी मुश्किल होगी। और चंद्रमा को अगर पूरी तरह रहने लायक करना है तो हमें कम से कम एक एस्टेरॉयड को पकड़कर चंद्रमा पे लेके जाना पड़ेगा और उसके जो मिनरल्स हैं उससे हमें वहाँ पे रहने जैसा चीज़ बना सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर चंद्रमा का इस्तेमाल जो है वो एक थोड़े देर के लिए रुकने की जगह की तरह किया जाएगा, वहाँ पे परमानेंटली आदमी नहीं रुकेगा। अभी जो सबसे अच्छा ग्रह जिस पर हम बहुत जल्दी बहुत बड़े प्रमाण पर बस्ती बना सकते हैं वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में हम अगले 20 से 25 साल में ही पहला कदम मानव रख देगा, ऐसा हमारा अनुमान है। मंगल बहुत हद तक पृथ्वी की तरह मिलता जुलता है, उसके आकार मानो, उसका जो दिन है 24 घंटे का है, उसका जो अपने पृथ्वी के सूरज के जो चक्कर काटता है
वो 2 साल में काटता है। वहाँ पे हवामान है, तापमान है, जो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा है, लेकिन ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत सारा जो ध्रुवीय इलाका है मंगल का, उस पर बर्फ़ बहुत सारे जमे हुए हैं। हालांकि मंगल ऐसा है कि उस पर हम जाकर कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ये 2 जो है, कैलिस्टो और टाइटन, ये चंद्रमा है, एक गुरु का है और एक शनि का है। ये दोनों जगह पर हम कम से कम, जैसे चंद्रमा पर हम थोड़े देर के लिए रह सकते हैं, वैसे ये दोनों जगह पर हम रह सकते हैं। ये दोनों बहुत दूर है, और इसलिए क्या होगा कि अगर इस पे हम कोई काम शुरू भी करेंगे तो पूरी तरह से उधर से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी तक अगर आप संपर्क भी करना चाहते हो तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए आपको पृथ्वी से कोई भी मदद नहीं मिलेगी। यहाँ से कोई सामान भी पहुँचाना है तो बार बार नहीं पहुँचाया जा सकता। इसलिए ये दोनों ग्रह पर बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन बना सकते हैं। तो ये पृथ्वी पर से अगर हमारे सूर्यमंडल में देखेंगे हम, तो 4 सबसे जो लायक पिंड हम बोल सकते हैं वो हमारा चंद्रमा है, मंगल है, गुरु का चंद्रमा कैलिस्टो है, और शनि का चंद्रमा जो है टाइटन करके है। ये 4 पर हम कभी ना कभी जाकर बस्ती बना सकते हैं। पोर्टो रिको में एक संस्था है, प्लानिटरी हैबिटेबिलिटी लैबोरेटरी करके। वो लोगों का काम है कि जो केपलर नाम का सैटेलाइट है, जो एक्सोप्लैनेट यानी हमारे सूर्यमंडल के बाहर जो ग्रह है उनकी खोज करता है, उनमें से कौन से ग्रह पे मानव रह सकता है, ये वो ढूंढने की कोशिश करता है। और ये उसने एक बहुत बड़ा लिस्ट बनाया है जिस पे हम रह सकते हैं। तो आपको ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमसे सबसे नज़दीकी तारा जो है उसमें भी एक ग्रह है, और उसका जो थोड़ा बहुत हमने अभ्यास किया है उसमें पत्थर रहने की संभावना है, पानी रहने की संभावना है, और ये लगभग पृथ्वी के आकार का है। पृथ्वी से उसका वज़न जो है पृथ्वी के आसपास चाहिए, उसका जो डायमीटर रेडियस है वो पृथ्वी के आसपास चाहिए, ऐसे हमने दर्शाए गए हैं। वैसे तो 4000 से ज़्यादा अभी एक्सोप्लैनेट हमको मिल चुके हैं, और उनमें से ये जो भी दर्शाए गए हैं 4 लाइट ईयर से लेके 450-700 लाइट ईयर तक हम ये ग्रहों को देख चुके हैं। और थोड़ा सा अनुमान है कि ये जो भी ग्रह है इस पर कभी ना कभी हम जा सकते हैं। जाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन एक तो बहुत ही सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि एक ट्रैपिस्ट नाम का एक सूर्यमंडल है, बहुत दूर है हमसे, लेकिन ये हमारे जैसा ही है। इसमें एक सूरज है बीच में जिसके 8 ग्रह इसके चक्कर काट रहे हैं, और ये 8 में से 3 ग्रह, जो हमने जो गोल्डीलॉक्स जोन बोला ना, हरे पट्टे वाला जोन, आप देखिए उसमें 3 ग्रह है। तो ये जो 3 ग्रह है, तीनों ग्रह पर तरल पानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो हमारे सूर्यमंडल में भी शुक्र, पृथ्वी और मंगल तीनों गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं, लेकिन कई कारण हैं जिसके वजह से वीनस एंड मंगल ये दोनों पर वातावरण बहुत ही बदल गया और उस पर जीव सृष्टि नहीं है। तो इसी तरह से ट्रैपिस्ट में भी हो सकता है, लेकिन 3 में से हो सकता है कि एक का जो एक ग्रह तो कम से कम ऐसा होगा जिस पे कोई ना कोई जीव या मानव की हम अगर उस वहाँ तक पहुँच पाए तो हम रह सकते हैं। ये दर्शाया गया है, ये नासा का अभी अगले कुछ ही दशक में चंद्रमा पर वापस जाने वाले हैं। आगे मैं आपको दिखाएगा कि कौन से वो क्रू मॉड्यूल वो इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो पहला उधर बनाया जाएगा उसका एक चित्र एक आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है, ये दिखाया गया है। चंद्रमा पर हम बनाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी पर इंटरस्टेलर लैब नाम की एक कंपनी है कैलिफोर्निया में। तो उन्होंने क्या किया है कि कैलिफोर्निया में मंगल की तरह ही एक ऐसा पूरा बस्ती बनाई है, और जहाँ पे हम लोग भी जा सकते हैं। आपको अप्लाई करने का है, उधर जाने के बाद आपको उसी तरह से रहना है जिस तरह से, ऐसा मानने का कि आप मंगल पे हो। आपको बाहर से कोई भी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी, खाना आप ही को बनाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे अनाज उगाना पड़ेगा, पानी का निर्माण करना, सब कुछ जो मंगल ग्रह पे है वैसे के वैसे इधर बना के आदमियों को छोड़ देते हैं। एक तरह से ट्रेनिंग है कि आगे चलकर अगर एस्ट्रोनॉट्स को मंगल भेजना है तो उसका जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे किया जाता है। अब तक 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर समय बिता चुके हैं, और एक तरह से आप मान सकते हो कि वो क्वालिफाइड है अगर मंगल का मिशन आता है तो। ये जो हमने 2 चंद्रमा दिखाए थे,
एक शनि का और एक गुरु का, दोनों में बर्फ़ की ऊपरी स्तर पर पूरी तरह बर्फ़ है और नीचे बहुत पानी है ऐसा माना जाता है। तो नासा का एक मिशन है जिसमें एक सबमरीन भेजा जाएगा। ये क्रायोबॉट इसलिए बोला है कि एक रोबोट है जो बहुत कम तापमान में काम कर सकता है, और सबमरीन और रोबोट को आगे चलकर यूरोपा नाम का एक चंद्र है जो गुरु ग्रह का है, उस पर उतार कर नीचे पानी के अंदर डाला जाएगा। तो ये एक इसका चित्र है। ये जो है ये हम दो जो हमारे बहुत दूर वाले चंद्रमा हैं गुरु के और शनि के, उस पर हम फ्यूल टैंक बना सकते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि वहाँ पे मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये एक दृश्य दर्शाया गया है जहाँ पे बहुत बड़ा फ्यूल टैंक्स बनाया है। और अगर हमें इंटरस्टेलर ट्रैवल करना है, एक सूर्यमंडल से दूसरे सूर्यमंडल जाना है, तो बीच में अगर आपको फ्यूल बदलना पड़े तो हम इस जगह पर या टाइटन पर बदल सकते हैं। ये जो मंगल को पूरी तरह से रहने लायक कैसे बनाने का, इसे टेराफॉर्मिंग ऑफ मार्स बोलते हैं। हालांकि ये मंगल की प्रक्रिया दर्शाता है, लेकिन किसी भी ग्रह के लिए ये इसी तरह से हमें करना पड़ेगा। ग्रह हो या कोई किसी ग्रह का चंद्रमा हो, हमें उस पर हमें हमारे रहने लायक परिस्थितियाँ अगर निर्माण करनी है तो आपको यही करना होगा। तो सबसे पहले तो उसे ये अगर दूर है तो ठंडा होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बहुत सा वो ज़मीन पर दब चुका होता है, यानी वो ग्रह इतने जल्दी ठंडा हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उससे छूट कर ऊपर जाने के पहले वो दब जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हमें वो जो भी ग्रह या जो भी पिंड है उसे गर्म करना पड़ेगा। इलॉन मस्क जो स्पेसएक्स के निर्माता है, उनका ये कहना है कि हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी डाल सकते हैं करके। तो अगर ये डालोगे तो धीरे से कार्बन जो है वो हवा में जाने लगेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा कि वो ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। यानी कार्बन जैसे जैसे हवा में बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग हमारे पृथ्वी पर जो होता है वही होगा और तापमान बढ़ता जाएगा। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी तरह से छुड़ा सकते हो तो धीरे धीरे वो हवा में पहुंच जाएगा और गर्म होना शुरू हो जाएगा। एक बार थोड़ा बहुत गर्मी होना शुरू हो गई तो हम क्या कर सकते हैं दूसरे फेज़ में, कि हम एक बहुत बड़ा ऐसा कोई सैटेलाइट बना के डाले जो सूरज की रोशनी को मंगल के जो ध्रुवीय इलाका है उस पर बहुत तेज़ी से हम सूरज की रोशनी को गिरा सकते हैं, जिससे वो बर्फ़ पिघलने लगेगा। एक बार बर्फ़ पिघलने लगा तो नदियाँ और समुंदर का निर्माण मंगल ग्रह पे हो जाएगा। और एक बार पानी आ गया और गर्मी भी है तो जाहिर है कि इसका भाप बन जाएगा, हवा में जाएगा, उसके बादल बनेंगे और बादल बरसने लगेंगे। तो इस तरह से हवा बन चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली बनी है, लेकिन पानी बन चुका है और बारिश का गिरना शुरू हो गए। हम इस पे भी एस्टेरॉयड को किसी लाकर टकरा सकते हैं अगर हमें गर्मी ज़्यादा पैदा करना है तो। एक बार ये पानी बहने लगा तो हम लोग उस पर छोटी छोटी जीव जंतु और पेड़ उगाना शुरू कर सकते हैं। और मंगल का जो वातावरण है उसी में जो बैक्टीरिया है या वायरस है या अलगी है या छोटे छोटे पौधे हैं जो कार्बन रिच एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, ऐसे ही हम कार्बन रिच वाले प्लांट्स को लेके जाके मंगल पर डाल सकते हैं। एक बार आप इसे डाल दोगे तो इसमें से ऑक्सीजन का निर्माण होना शुरू हो जाता है, कि जैसे आप पेड़ लगा दो तो ऑक्सीजन आ जाएगा और धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा मंगल पर बढ़ने लगेगी। और ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ने लगी तो हम दूसरे पौधे लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं, हम चावल लगा सकते हैं और सब्जियां लगाना शुरू कर देते हैं। एक बार ये जंगल की तरह बनना शुरू हो गया तो हम मानव को भेजने के पहले रोबोट्स को भेजेंगे, और ये रोबोट्स जाकर मकान, रास्ते, जो भी लेबर वर्क जिसे बोला जाता है वो बनाना शुरू कर सकते हैं। हम 3D प्रिंटर भी भेज सकते हैं जो मंगल से ही मिट्टी को निकाल कर 3D प्रिंट करेगा, मकान प्रिंट कर देगा, रास्ते, बहुत कुछ बना दे सकता है। ये सब कुछ होने के बाद हम एक चुनिंदा लोगों को यहाँ से लेकर मंगल पर भेज सकते हैं। अभी तो 10,000 की मात्रा, ये इलॉन मस्क का कहना है कि 10,000 की मात्रा में वो भेज सकते हैं करके, और एक बार इतने लोगों को वहाँ भेज दिया तो धीरे 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 मंगल पृथ्वी की तरह बनना शुरू हो जाएगा। ये जो प्रक्रिया है, जो 4 स्टेप्स हैं, ये सभी के लिए वैलिड है। पहले आप कार्बन रिच एटमॉस्फेयर बनाओ जिससे गर्मी पैदा हो, उसके बाद आप तो उसके ध्रुवीय कक्षा या जहाँ पर भी बर्फ़ हो उसी बर्फ़ को पिघलाओ या किसी एस्टेरॉयड को पकड़कर उस ग्रह पर डाल दो ताकि बर्फ़ का पानी बनने लगे।
एक बार पानी बहने लगे तो आप पेड़ पौधे लगा दो और जीव जंतु लगा दो, जिससे ऑक्सीजन का निर्माण हो जाएगा। एक बार ऑक्सीजन निर्माण हो गया कि फल फूल और सब्जियां लगाना शुरू कर दो, उसके बाद रोबोट को भेजो और बाद में आदमी भेजो। इसी तरह हम मंगल तक पहुँच रही। ये एक चित्र में दर्शाया गया कि हम हमारे से निकल कर हमारे सबसे नज़दीकी सूर्यमंडल जो अल्फा सेंटोरी है वहाँ तक पहुँचना है तो हम कैसे पहुँचेंगे। तो एक ही साथ हम जा नहीं सकते, हमें धीरे 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 अलग अलग ग्रहों पर पहले थोड़े दिन के लिए रुकना पड़ेगा और वहाँ से चलना पड़ेगा। अभी एक बात इसमें बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ओर्ट क्लाउड है, इसमें ये मैं बीच का जो दिखाया गया है उसमें उसका जूम करके दिखाया है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं। किलोमीटर किलोमीटर बड़े पत्थर होते हैं, इसका मतलब छोटे यानी पत्थर छोटे नहीं है, ग्रह के हिसाब से बहुत छोटे हैं। तो हम इसमें हर बार थोड़े दिन के लिए रुक सकते हैं और यहाँ से बढ़ते बढ़ते एक पत्थर से दूसरे पत्थर यानी आगे बढ़कर हम पहुँच सकते हैं अल्फा सेंटोरी तक। ये पूरा रास्ता बन चुका है, बहुत सारे लोगों ने इसका अभ्यास भी किया है। कौन से एस्टेरॉयड पर हम कुछ कितने दिन के लिए रह सकते हैं इसका भी उन्होंने अभ्यास किया है। और इस तरह से धीरे धीरे हम अगर पृथ्वी से निकलते हैं तो कई शतकों साल बाद हम अल्फा सेंटोरी तक पहुंच सकते हैं और बीच बीच में कई जगहों पर हमें रुकना पड़ेगा। इसका एक पूरा ये मैप है कि अब हम कैसे जा सकते हैं करके। इसके लिए जाहिर है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और एक जो कल्पना मन में आई है और इसके तो 4 कंपनी भी बन चुके हैं और वो है एस्टेरॉयड माइनिंग, यानी एस्टेरॉयड को पकड़कर उसके अंदर जो धातुओं है उसे निकाल कर पृथ्वी तक लाया जा सके। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक 300 फीट 400 फीट का भी एस्टेरॉयड को पकड़ लें और उस पर प्लैटिनम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन ऐसा अगर कोई मटेरियल मिल जाता है, यहाँ तक कि सोना मिल सकता है, डायमंड्स मिल सकते हैं, ये अगर मिल जाएगा तो इतना ज़्यादा पैसा आपके पास आ जाएगा कि आप एक जो ये मंगल पे पूरी बस्ती बनानी है उसका जो खर्चा है वो हम बहुत आसानी से उस व्यक्ति जो ये एस्टेरॉयड माइनिंग करेगा वो कर सकता है। और ये आगे चलकर ये हो ही जाएगा कि अभी जिस तरह से हम पृथ्वी के ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स करके बोले जाते हैं उसका जिस तरह से इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसको हमें थोड़े दिन बाद ये बहुत ही रेयर हो जाएंगे और हमें दूसरे जगह से ही लाना पड़ेगा। एस्टेरॉयड को हम खींच कर ला सकते हैं, पहले उसे चंद्रमा के ओर डाल देंगे और चंद्रमा के जब वो चक्कर काटने लगेगा तो वहीं उसको रोकेंगे और धीरे धीरे माइनिंग करके वो जो माइन होने के बाद जो प्योर धातु निकलते हैं उसे हम पृथ्वी तक लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा पैसा है इसमें, इसीलिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने कंपनी खोल रखी है जिससे वो एस्टेरॉयड का माइनिंग करना चाहते हैं। तो ये हुआ कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हमने देखा कि हम कुछ ग्रहों पर रह सकते हैं, कई ग्रहों के चंद्रमा पर हम बस्ती बना सकते हैं। हमारे सूर्यमंडल से बाहर जो एक्सोप्लैनेट हमने ढूंढे उसमें कई एक्सोप्लैनेट ऐसे हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन में है, उसमें भी हम लोग जाके रह सकते हैं। अभी हमें क्यों लगता है कि हम ये कर सकते हैं करके, तो क्या इसके पहले हमने कुछ किया है जिससे हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि आगे चलकर हम ये कर पाएंगे। तो हम थोड़ा सा दृश्य डालते हैं जो अंतरिक्ष का सफ़र है अब तक हमने कैसा किया है करके। आप 100 साल पहले की भी बात देखोगे तो रॉकेट था ही नहीं, रॉकेट नाम का शब्द ही किसी को ऐसा नहीं पता था कि इससे हम उपग्रह छोड़ सकते हैं करके। रॉकेट में किसी चीज़ को बिठाकर हम पृथ्वी के चक्कर कटवा सकते हैं ये भी किसी को पता नहीं था। हालांकि न्यूटन के नियम से ही ये सब पता चल जाता था और न्यूटन ने ही सैटेलाइट की डेफिनेशन दे दी थी, लेकिन उसके बाद किसी का काम नहीं था। कॉन्स्टेंटिन ज़ोल्कोवस्की करके रशिया के एक लेक्चरर थे, एक छोटे से गांव में एक स्कूल टीचर थे। वो बहुत ही गरीब परिस्थिति में थे, अकेले एक छोटे से गांव में बहुत दूर शहरों से उन्होंने पूरा रॉकेट का समीकरण का अभ्यास किया है। लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते उन्हें एक बार न्यूटन की किताब मिल गई। न्यूटन ने ही लिखी हुई अपने जो पूरे कार्य की किताब है, प्रिंसिपिका मैथमेटिका करके, उस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने ये ढूंढना शुरू किया कि रॉकेट एक वज़न को लेके ऊपर जाएगा तो उससे कितना ईंधन लगेगा, कितने गति से जा सकता है, कितना दूर जा सकता है। ये सब अभ्यास करके उन्होंने एक रॉकेट इक्वेशन, एक समीकरण दिया था जिससे पता चलता है कि कितना ईंधन लगता है। और इससे ये भी पता चलता है कि ईंधन का जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा होते जाता है जैसे जैसे वज़न बढ़ता है कि एक वज़न के बाद हम अंतरिक्ष में लेके जा ही नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। तो ज़ोल्कोवस्की ने शुरुआत की मैथमेटिकल इक्वेशन देके। ये अर्थ लिखा हुआ जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है रॉबर्ट गोडार्ड, इन्हें फादर ऑफ रॉकेटरी कहा जाता है।
इन्होंने ही रॉकेट में बहुत सारे बदलाव किए, ज़ोल्केवस्की ने जो बोला था उसमें बदलाव करके इन्होंने अभी जो हम रॉकेट देखते हैं उसका जो शेप है वो रॉबर्ट गोडार्ड ने दिया है। गोडार्ड को हालांकि जब वो जीवित थे उन्हें कभी भी कोई महत्व किसी ने भी नहीं दिया, उनका मजाक उड़ाया जाता था। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है। एक तो इन्होंने सबसे पहली बार तरल ईंधन लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया। उन्हें पता चल गया था कि अगर केवल पाउडर, जो गन पाउडर से रॉकेट उड़ाया जाता है, ऐसा अगर उड़ाते रहेंगे तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और ठीक से भी नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने तरल ईंधन बनाया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि अगर आप लिक्विड फ्यूल यूज़ कर रहे हो तो जैसा आगे आगे रॉकेट ऊपर जाता है और ईंधन ख़त्म हो जाता है तो टंकी खाली होती जाती है, तो खाली टंकी का वज़न खामखा उठाना पड़ता है रॉकेट को। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक के बजाय 2 टंकी या 3 टंकी रखना शुरू किया। तो एक टंकी जैसे ही खाली हो गया उसको निकाल के नीचे फेंक दो, इसका मतलब रॉकेट का वज़न कम हो जाता है और रॉकेट ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बदल रॉबर्ट गोडार्ड ने किया। और तीसरा उन्होंने गायरोस्कोप लगाया। गायरोस्कोप लगाने से रॉकेट की दिशा बनी रहती है, उसकी दिशा बदलती नहीं है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो रॉबर्ट गोडार्ड ने किए हैं। लेकिन रॉबर्ट गोडार्ड का रॉकेट कभी बहुत ऊपर नहीं गया और इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो उन्होंने मजाक करके उस पर एडिटोरियल भी लिखा था कि रॉबर्ट गोडार्ड को, जो छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है आघात और प्रत्याघात का, एक्शन एंड रिएक्शन का, कि जब आप हवा से ऊपर चले जाते हो, वैक्यूम में चले जाते हो, तो रिएक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता है और इसीलिए एक्शन रिएक्शन का प्रिंसिपल चलेगा ही नहीं और रॉकेट हवा के ऊपर जाने के बाद काम नहीं करेगा। इतनी छोटी सी बात जो स्कूल के बच्चे को भी पता होती है वो रॉबर्ट गोडार्ड को पता नहीं है, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था। और जब पहली बार रॉबर्ट गोडार्ड ने रॉकेट उड़ाया, वो तो चांद पे जाने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनका रॉकेट केवल 40 फीट ऊपर गया था। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइन भी आया था कि रॉबर्ट गोडार्ड का रॉकेट केवल 3,84,000 किलोमीटर से चंद्रमा पे जाते जाते बच गया और चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर। एक तरह से मजाक उड़ाया था। और जब चंद्रमा पे मानव ने पहला कदम रखा तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उसके 30 साल पहले रॉबर्ट गोडार्ड गुजर चुके थे। जो अभी हम बड़े बड़े रॉकेट देख रहे हैं उसका बनाने का श्रेय जाता है वर्नर वॉन ब्राउन को। ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मनी के दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका में आए और जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है सैटर्न, जिसे लेकर बज़ ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे गए थे, वो रॉकेट बनाने का श्रेय वर्नर वॉन ब्राउन को जाता है। कई साल तक इन्होंने अमेरिका में काम किया और बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट वो बना पाए थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिससे हमें आगे चलकर बहुत जल्दी कुछ हो सकता है पता चलेगा, ये है जब ये अंतरिक्ष दौड़ लगी थी, स्पेस रेस जगह। अब देखिए 1957 में पहला सैटेलाइट हुआ और 1969 में पहला मानव ने चांद पर कदम रखा। यानी कितने जल्दी हो गया, 12 साल के अंदर पहला अंतरिक्ष में एक छोटी सी चीज़, एक गेंद भेजी और 12 साल में आदमी चंद्रमा पर पहुंच गया था। यानी सही दिमाग, गवर्नमेंट का साथ और पैसे, ये 3 चीज़ मिल जाती है तो कुछ भी हो सकता है, ये दर्शाता है। लेकिन इसके बाद एक तरह से ये दौड़ रुक गई और अंतरिक्ष की जो ये ज़बरदस्त सफलता थी वो बंद हो गई। कई कारण हैं इसके। वियतनाम वॉर उस समय शुरू हो गया, रशिया में इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई, इस सब के वजह से जो बहुत ज़्यादा खर्चीली चीज़ है वो बंद किया गया है और लगभग 40 साल ये बंद ही था। लेकिन अभी इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और वो बदलाव इसलिए आया है कि जैसे 3 महानुभावों ने रॉकेट की बढ़ोतरी की थी, अब 3 बहुत बड़े बिलियनर्स के बीच में एक युद्ध छिड़ गया है। अब ये रशिया और अमेरिका का युद्ध नहीं रहा, ये 3 व्यक्तियों का युद्ध है। रॉबर्ट ब्रांसन, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ये तीनों ने भी ऐसा ठान ली है कि हम मानव को बहुत जल्दी अलग अलग जगहों पर भेज देंगे। अब में से किसी ने भी अगर स्पेसएक्स का लॉन्च देखा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि ज़रूर देखिए। जब अंतरिक्ष में जाने के बाद 2 रॉकेट के भाग अलग होते हैं और ठीक दर्शाए गए जगह पर बीच में आकर जब वो आता है तो एक रोमांचक दृश्य होता है। वो हमने इतने साल इसरो में काम करने के बाद भी ये देखते टाइम ज़बरदस्त मज़ा आता है। ये एक अनुभव है जो आप सबको लेना ही चाहिए, न केवल ज़मीन पर, इलॉन मस्क तो पानी में भी रॉकेट के पार्ट को पकड़ लेते हैं और इससे क्या हो जाता है
कि उसी रॉकेट को बार बार वो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसएक्स का ये क्रू ड्रैगन नाम का एक रॉकेट के ऊपर भाग में रखा जाता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री जा सकते हैं। जैसे स्पेस शटल था, स्पेस शटल अब रिटायर हो चुका है और स्पेसएक्स के इस क्रू ड्रैगन ने कुछ ही महीने पहले 2 अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लेके गए हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोगों को लेके जा सकता है। इसका जो अंदर का पैनल आप देख सकते हो, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई साइंस फिक्शन का मूवी देख रहे हो, इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है। ये एक चीज़ उन्होंने बनाई है स्पेसएक्स ने। दूसरी तरफ आप देख सकते हो वर्जिन गैलेक्टिक, जो मैंने बताया, रिचर्ड ब्रांसन ने मानव को अंतरिक्ष में घुमाने लेके जाने के लिए एक विमान बनाया हुआ है, एक यान बनाया हुआ है। हर सीट इसमें विंडो सीट है, आप ऊपर कोने में देख सकते हो। ये 8 सीटर है, 8 इसमें सीट है, आप उस पर बैठ सकते हो। और लगभग ये 80 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर जाएगा। 20 मिनट का ये चक्कर होगा जिसमें आप पृथ्वी का नीचे नज़ारा देख सकते हो और नीचे आ सकते हो। जब इसके लिए टिकट की बिक्री हुई थी तो 600 लोगों ने एक ही दिन में अप्लाई कर दिया था। ये जो दूसरे चित्र में आप विमान देख रहे हो वही है जो इसका अंदर का दृश्य पहले चित्र में दिखाया गया है। ये वर्जिन गैलेक्टिक नाम की कंपनी का है। नीचे आप देख रहे हो वो बाइग्लो एरोस्पेस करके एक कंपनी है। और ये लोगों ने इन्फ्लेटेबल यानी गुब्बारे की तरह है, ये ऊपर जाकर फूलता है और उसके बाद उसमें अंतरिक्ष रह सकते हैं, ऐसा एक स्पेस स्टेशन बनाने का सोच रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अभी बड़े बड़े कंपनी के मालिक आ चुके हैं आगे अंतरिक्ष दौड़ में। नासा ने अभी कुछ ही महीने पहले मंगल तक कैसे पहुंचने वाले हैं इसका एक पूरा नक्शा बना दिया है। मंगल पर जाने के पहले वो चांद पे जाएंगे, चांद पे जाने के पहले तो केवल वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। तो वो जो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल बना रहे हैं और स्पेस लॉन्च सिस्टम करके जो रॉकेट बना रहे हैं उससे पहले वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अभी बना है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे पूरी तरह से उसकी जांच कर लेंगे कि रॉकेट ठीक से चलता है, उनका जो क्रू मॉड्यूल है वो ठीक से चलता है। वो जांच होने के बाद बिना अंतरिक्ष यात्री के उसको चांद पे भेजेंगे। एक बार वो चांद पे भी जाके वापस आ गया तो उसके बाद उस पर मानव रखकर भेजेंगे, पूरा अभ्यास कर लेंगे और उसके बाद ही वो मंगल पर जाएंगे। तो अगले 1 साल के अंदर ही वो सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चला जाए, अगले 2 साल या 3 साल में चंद्रमा पे चले जाए और आने वाले 5-6 से 6 साल तक यान कम से कम मंगल पर चला जाएगा। उसके बाद मानव को जाने के लिए नासा ने जो रखा है 20-35 यानी अब से 15-20 साल कम से कम लगेंगे, ऐसा नासा का कहना है। मंगल पर जाके वापस आने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगता है। तो बहुत बड़ा समय मानव को अंतरिक्ष यान में ही बिताना पड़ेगा, मंगल पे बिताना पड़ेगा। बहुत सारी तैयारियां इसके लिए करनी पड़ती है और इसमें जो नासा का मैप है उसमें 15 साल की अवधि कम से कम है। ये 2 यान वो बना रहे हैं मंगल के लिए। पहले जो आपने देखा वो ओरियन करके मॉड्यूल था, ये आर्टेमिस करके एक मॉड्यूल है और ये भी उसी तरह से जाएगा कि पहले ये चांद पे उतरेगा। चांद पे ये लोग गेटवे बनाने का सोच रहे हैं, जो हवा में ही जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो मून पे घूमता रहेगा और बाद में मंगल पे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की चल रही है कि स्पेस स्टेशन एक बार बन गया तो पहले जाकर उधर जाके रुकेंगे लोग, वहाँ का सब अभ्यास किया जाएगा और उसके बाद ही धीरे धीरे मंगल पर वो लोग पहुँचेंगे। इतना सारा काम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर कर रहे हैं, इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया है कि जो पैसा लगता था 1 किलो स्पेस में लेके जाने के लिए वो बहुत कम हो चुका है। फाल्कन हेवी ने इसे 10 गुना कम कर दिया है और अगर ये आगे ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी अंतरिक्ष यात्रा तो शुरू हो जाएगी, स्पेस टूरिज्म जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। अभी क्या ये सब सही में हो सकता है? तो अभी हमने बताया कि क्या क्या काम चल रहा है करके, कितने कितने कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोगों ने बनाया हुआ कंपनी है, नासा बना रहा है, बोइंग बना रहा है। तो मंगल तक जाने का या जैसे हमने कहा अल्फा सेंटोरी तक जाने का ये कर सकते हैं। तो सही तो ये आपको करना है कि हम लोगों ने एक स्तर पर हम लेके आ चुके हैं और इसके आगे का काम अगले 20 से 25 साल में होने वाला है, इसलिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। अभी जो बच्चे लोग खास कर ये सुन रहे हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आगे चलकर अंतरिक्ष की जो फील्ड है बहुत ज़्यादा काम इसमें होने वाला है। अगर आप इसमें रुचि रखते हो तो बहुत अच्छी तरह से इस क्षेत्र में पढ़ाई कीजिए, आगे चलकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप मानवीय इतिहास देखेगा तो जो टेक्नोलॉजी बदलता है ये इसके भी 5 वेव अब तक आ चुके हैं।
तो पहले बहुत सारे मटेरियल्स बनना शुरू हुए थे, बाद में मशीन बने थे, धीरे धीरे स्टीम इंजन्स आए थे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आया था मैक्सवेल के इक्वेशन के बाद उसमें मोटर आया, मोटर ने पूरी दुनिया बदल दी। उसके बाद ट्रांजिस्टर का दौर आया, छोटे ट्रांजिस्टर जिससे कंप्यूटर्स हमें मिले। उसके बाद इंटरनेट मिलता गया। तो ये आप देखोगे तो हर एक 100 साल में कम से कम एक बार कोई ज़बरदस्त बदलाव आता है, और वो ज़बरदस्त बदलाव में हो सकता है नई गाड़ी आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, नए हमें यंत्र ही मिल जाते हैं, जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। हमने हमारे ही जीवन काल में देखा है कि दुनिया किस ज़बरदस्त तरीके से बदल गई। अभी एक बहुत बड़ा दौर आने वाला है जो तकनीकी दौर बोलेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जो शब्द जो हम कई साल से सुनते आ रहे हैं, ये अभी वास्तव में बनना शुरू होगा। अगले 50 से 100 साल के बीच अगर आप देखोगे तो ये सभी क्षेत्र, रोबोट्स के जो काम है ज़बरदस्त बदल जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे, नैनो टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च हो रहा है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव। ये छठा दौर आएगा, और ये इतना ज़बरदस्त होगा कि दुनिया जैसी 1900 से 2000 के बीच में दुनिया पूरी तरह बदल गई। अगर आप 1900 में से के कोई आदमी अभी यहाँ पे आ जाएगा और वो देखेगा कि हम एक छोटे से यंत्र से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने बात कर लेते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, हमारे कपड़े, हमारे वाहन सब देखेगा तो अचंभित रह जाएगा, उसे तो हम जादूगर की तरह लगेंगे। और इसी तरह से हम अगर 21वीं शताब्दी में जा सकते हैं, 2100 में, इफ़ वी कैन ट्रांसपोर्ट, उस समय के मानव को अगर हम देखेंगे तो हमें क्या लगेगा। तब तक तो चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल चुकी होगी कि अभी जो चीज़ों को हम भगवान नाम देते हैं वो हो सकता है कि 2100 में मानव ही रहेगा। तो एक बहुत बड़ा तकनीकी दौर आने वाला है। इसमें क्या क्या आने वाला है ये देखते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर हमें एक सूर्यमंडल से दूसरे सूर्यमंडल जाना है तो ईंधन का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो एक तो हम स्पेसशिप को बहुत ही छोटा कर सकते हैं। ये स्टीफन हॉकिंग ने इसमें अपने पैसे लगाकर ये बनाया है। आप देख सकते हैं ये जो निचले पीसीबी की तरह दिख रहा है ये एक स्पेसशिप है, लेकिन ये स्पेसशिप एक चिप में ही बन चुका है। इतना छोटा है, आप देखो 1 इंच बाई 1 इंच में पूरा स्पेसशिप है, और इसको बिठाया जाएगा सोलर सेल। हम जो हमारे जो पुराने नाव होते थे उस पर कपड़ा बिछाया जाता था और हवा के दबाव से वो नाव चलती थी, कितनी दूर भी चला जाती थी। अभी ऐसा ही एक सेल बनाया जाएगा, लेकिन ये सोलर सेल बोलते हैं या लाइट सेल बोलते हैं। ये फोटोन जो अंतरिक्ष में होते हैं, सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की जो गर्मी होती है, उससे ये चलेगा। जैसा हमारी नाव हवा से चलती थी, ये सूरज की रोशनी से चलेगा, और ये इसलिए कि सूरज की रोशनी आती ही रहेगी, ये धीरे 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 इसकी गति बढ़ते ही जाएगी। हो सकता है 1 साल भी गति बढ़ सकती है, 2 साल गति बढ़ सकती है, और बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा गति बढ़ जाएगी। तो एक यान है जो बहुत दूर तक जा सकता है, स्पेसशिप है जो बहुत छोटी बन चुकी है। ये सब नए नए इंजन है जो हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो चित्र दिखाया है इसमें लेज़र इंजन बता रहे हैं हम। नीचे से भी, ज़मीन से भी हम लेज़र से बम्बार्डमेंट कर सकते हैं, या ऊपर हम लेज़र रखेंगे और उस पर गर्मी पैदा करके हम जो सूरज की गर्मी से हम सेल चलाने वाले थे उसकी जगह हम ही गर्मी पैदा करेंगे। ऐसा एक इंजन है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं फ्यूजन रॉकेट, कितना बड़ा है, देखिए इतना बड़ा है ये कि इसे पृथ्वी पर बनाया नहीं जा सकता है, इसे हमें अंतरिक्ष में बनाना पड़ेगा। उसके बाजू में जो रखा है सैटर्न 5 रॉकेट, जिससे चंद्रमा पे आदमी गया था, वो रॉकेट है। वो रॉकेट ही खुद 130 मीटर बड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रॉकेट है, इतना विशाल है कि इसका एक एक पार्ट बनाकर या इसे चंद्रमा पे जाके हमें असेंबल करना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा। तीसरा हम देख रहे हैं रैमजेट फ्यूजन इंजन। ये तो स्पेस में से ही जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी हाइड्रोजन को अंदर लेके ये चुंबकीय शक्ति के ज़रिए एक इंजन बना सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से जा सकता है, ऐसा है, और इस पर भी नासा पूरी तरह से काम कर रहा है। ये चौथा जो ड्राइव है ये सबसे फेमस एक तरह से ड्राइव है, क्योंकि ये ड्राइव स्टार ट्रेक में यूज़ किया जाता है। इसे वार्प ड्राइव बोला जाता है, और इससे तो हम बहुत लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्कुबेर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका गणित के समीकरण दिए थे कि ये कैसे बनाया जा सकता है। और इसे वार्प ड्राइव इसलिए बोलते हैं कि ये स्पेस टाइम का जो कर्वेचर है उसी को दबा डालता है, इसलिए 2 तारों के बीच में का जो अंतर है वो बहुत कम हो जाएगा और आप बहुत जल्दी वहाँ पर जा सकते हैं। ये एक स्पेसशिप है, इसे हम 100 साल ये जा सकता है, मल्टी जनरेशन स्पेसशिप बोलते हैं। ये भी
एक प्रोजेक्ट की तरह बनाया गया है, इसे पूरी तरह से डिज़ाइन किया है, इसके गणित के समीकरण बन चुके हैं, ये कितना वज़न होगा ये बनाया जा चुका है, इसकी गति कितनी ज़्यादा मिलेंगी, ये सब कुछ बन चुका है। और इसे एक जगह से दूसरे जगह 100 साल तक जा सकता है। इसलिए इसमें जो अंतरिक्ष यात्री होंगे वो एक ही टीम नहीं होगी, इसमें हम ऐसा बनाएंगे कि मल्टी जनरेशन यानी एक पीढ़ी से बढ़कर पीढ़ियाँ इसमें ही बनती जाएंगी, नई पीढ़ियाँ इस पर जन्म लेती जाएगी, और चलते चलते 5वीं या 6ठी पीढ़ी जब आएंगी तब जाके ये अपने मकाम तक पहुँचेगा। सो दिस इज़ अ स्पेसशिप विच कैन ट्रैवल फॉर 100 ईयर्स। मल्टी जनरेशन ट्रैवल कर सकते हैं। मल्टी जनरेशन ट्रैवल करने में बहुत कठिनाई है, हमको किसको किसको भेजने चाहिए, उनको जो बोर हो जाएंगे उसको क्या उनको करने चाहिए जिससे वो लोग एक दूसरे में झगड़ा न करना शुरू करें, या कोई वायरस गलती से आ जाता है तो पूरा तबाही मचा सकता है। बहुत ही कठिन काम है, लेकिन इस पे बहुत सीरियस काम चल रहा है। एक इसमें सुझाव ऐसा दिया जाता है कि ऐसे 100 साल के जब स्पेसशिप बनाओ तो आप हाइबरनेशन, मैंने अपने साइंस फिक्शन के अगर आप मूवी देखते हो तो उसमें ये देखा रहेगा कि वहाँ मानव को सुला देते हैं और पूरा 50-60 साल जाने के बाद ही आप उठा सकते हो। और ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आप देख रहे हो कि जानवरों में अभी है, कई जानवर ऐसे हैं जो महीनों सो जाते हैं। जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो वो सो जाते हैं, 6 महीने बाद उठते हैं और फिर चलने लग जाते हैं। तो ये टेक्निक भी आने में हो सकता है 50 साल लगे, 60 साल लगे, लेकिन कभी ना कभी ये टेक्निक आ ही जाएगा। एक और चीज़ हम कर सकते हैं जिससे हम मानव को 100 साल जीवित रख सकते, वो है डीएनए एडिटिंग। ये जो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स करके एक टेक्निक है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि डीएनए को काट कर उसमें एक और जीन डाल देते हैं और इससे हम बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें से आपको चाहिए ऐसा कुत्ता बना सकते हैं, ऐसा है, आपको मसल वाला कुत्ता चाहिए, आपको बहुत लंबा कुत्ता, ये सब बना चुके हैं ऑलरेडी। हमने एक अभ्यास ऐसा भी किया कि मस्कीटो में से मलेरिया पैदा करने वाला जो चीज़ था उसको निकाल ही दिया, तो आपको कितना भी मच्छर काटेगा आपको मलेरिया नहीं होगा। अल्जाइमर्स डिजीज़ ट्रीट करने के लिए, नए नए खेत में नए अनाज उगाने के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये हमने सुअर में किया है, पिग में हमने एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके देखा है कि एक नया ऑर्गन ही बन गया था। और ये टेक्निक इतना ज़बरदस्त है कि हम बच्चा पैदा होने के समय ही उसके डीएनए में बदलाव करके उसमें बहुत सारी, उसको कभी बीमारियां होगी ही नहीं, ऐसा सब कर सकते हैं। वो बहुत शक्तिशाली बन सकता है, ऐसे कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त चीज़ है ये, मेडिकल की दुनिया को पूरी तरह से हिला के रख देंगी ऐसी चीज़ें। और इसी से हम बहुत दूसरे ग्रह पे जाने वाले अगर कोई अंतरिक्ष मानव है, उसको वहाँ की ग्रेविटी, समझो आप चंद्रमा में ग्रेविटी बहुत कम है और उसके वजह से हमारे मसल और बोन में बदलाव आते हैं, तो हम हमारे मसल को ही ऐसे बदल देंगे कि वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पे उस पर कोई असर ही नहीं होगा। मंगल के गुरुत्वाकर्षण के लिए अलग, चंद्रमा के आदमी को ही बदल डालेंगे। ऐसा भी एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। कई डॉक्टर्स इसमें बहुत सारे रोग का कमी करने के लिए इसमें बहुत काम चल रहा है, लेकिन आगे चल के ये अंतरिक्ष में भी काम कर सकता है। दूसरा जो बहुत बड़ा फ़र्क आगे चल के आने वाला है वो रोबोट्स में आएगा। हम जब भी दूसरे ग्रह पे जाएंगे तो हमें रोबोट्स की ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे ऐसे काम करने के लिए जो मानव नहीं कर सकता है। एक तो जो बहुत गंदा काम है वो कि क्लीनिंग करना है, या कुछ काम होता है जो बार बार वही काम करना पड़ता है, बहुत डल काम हो जाता है। तो ऐसे काम करने के लिए अगर लावा ट्यूब के अंदर हमें जाना है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ जाना है, जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है वहाँ जाना है, तो अलग अलग रोबोट बनाए जाएंगे। यानी माइनिंग करने के लिए माइनिंग का रोबोट बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन के रोबोट बनाए जाएंगे, क्लीनिंग के लिए क्लीनिक रोबोट बनाए जाएंगे। ऐसे अलग अलग रोबोट बना सकते हैं। और पहले जो भी हम ग्रह पे मानव बस्ती हमें बनाना है, वहाँ पे पहले रोबोट का ही बस्ती बनाया जाएगा। बहुत सारे रोबोट बना सकते हैं और वो रोबोट जाके पूरी तरह से मकान, रास्ते, जैसे हमने पहले भी बताया, वो सब बनाने के बाद ही मानव वहाँ पे पहुँचेगा। एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट की भी बात चल रही है कि एक ऐसा रोबोट जो दूसरे रोबोट का निर्माण कर सकता है। आप देख सकते हो इस चित्र में, एक ही रोबोट दूसरे रोबोट का, ऐसा एक आप मशीन बना दो और उसमें ऐसे इंस्ट्रक्शन डाल दो कि अपना कॉपी वो बना सकता है। तो 2 कॉपी बन गए तो 2 और अपने 2 बनाएंगे तो 4 बन जाएंगे, 4 के और 4 8 बन जाएंगे, 8 के और 8, ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत जल्दी हज़ारों रोबोट बन जाएंगे। फिर एक मास्टर रोबोट रहेगा जो इन रोबोट को क्या काम करना है करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और बहुत जल्दी रोबोट की बस्ती बढ़ाकर हम एक ये भी चल रहा है बनाने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये एक और क्षेत्र है जो बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकता है। इतना ज़्यादा प्रगति कर सकता है कि इसमें हमेशा एक डर भी लगा रहता है कि ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा कि मानव को पीछे छोड़ डालेगा। ये भी एक चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर जब पूरी तरह से बन जाएगा, अभी हम बहुत कम इसमें नए चीज़ बना पाते हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों को बदल के रख सकता है। इसमें खासकर ग्राफेन नाम का एक मटेरियल है, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि ऐसा बोला जाता है कि उससे एक कागज़ बनाओ, आप एक कागज़ पे एक कीला रख दो और उस कीले के ऊपर एक हाथी को आप बिठा दो तो भी वो फटेगा नहीं। इतना ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन अभी हम उसके शीट बना नहीं पाते, अभी हम 1 इंच ही वो बना पा रहे हैं। तो ग्राफेन का जब शीट बन जाएगा तो आपका स्पेस सूट अभी के टी शर्ट की तरह बन सकता है, यानी स्किन टाइट स्पेस सूट हम बना सकते हैं। हम लोग इससे अगर सैटेलाइट बनाएंगे तो सैटेलाइट का वज़न बहुत ही कम हो जाएगा। इससे हम कपड़े बना सकते हैं, इससे एग्रीकल्चर, ड्रग्स जो है, बहुत छोटे छोटे ड्रग्स हम बना सकते हैं जो जाके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। अभी ड्रग के साइज़ का भी एक लिमिट आ जाता है जब हमारे बॉडी में जाता है। अलग अलग मटेरियल बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सभी क्षेत्र को नैनो टेक्नोलॉजी बदल डालेगा। जिस तरह से ट्रांजिस्टर का निर्माण होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक का इंडस्ट्री पूरी तरह बदल गया था और एक मकान में रहने वाले कंप्यूटर के जगह आजकल हम जेब में लेकर घूमते हैं, उससे 10 गुना शक्तिशाली कंप्यूटर हमारी जेब में होता है। नैनो टेक्नोलॉजी इसी प्रकार का बदलाव लेके आएगा और ये जब लेके आएगा दुनिया बदल जाएगी। उसी तरह से क्वांटम कंप्यूटर, अभी क्वांटम कंप्यूटर हम बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत कम बना पा रहे हैं, बहुत कम उसका जो शक्ति है बहुत कम है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि जैसे 1950 में कंप्यूटर थे वैसे अभी क्वांटम कंप्यूटर है। और 50 साल में आपने देखा कि कंप्यूटर कितना ज़्यादा बदल चुका है। तो हमें हमारा डीएनए एडिट करना है, समझो, तो डीएनए का जो हमारा स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है कि अभी हम हमारे सुपर कंप्यूटर के अंदर भी दे देते हैं तो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसे बोलते हैं वो बाहर निकलने में कई दिन या हफ्तों लग जाते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जब आ जाएगा तो आप 1 सेकंड में रिजल्ट निकाल सकते हो हमारे डीएनए का। फिर ये जो डीएनए एडिटिंग करना है, जीन प्लांटेशन करना, ये सब जो काम सिर्फ कल्पना में हम सोच सकते हैं, ऐसे काम क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर का ऐसा भी बोला जाता है जो हमारी समस्या हमें पता भी नहीं है उसी को भी वो छुड़ा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव, जो तकनीकी बदलाव है, कुछ सालों में आने वाला है। ये सब करने के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। जैसा हमने कहा कि आपको एक प्लैनेट को ही पूरा बदलना है तो कितना एनर्जी लगेगा, एक सूर्यमंडल से दूसरे सूर्यमंडल में जाना है तो कितना ईंधन लगेगा। तो ये जो बात जब चलती है तो सिविलाइजेशन का स्टेज क्या है ये अगर बोलना चाहते हैं तो कार्डाशेव नाम के एक रशियन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एक स्केल बनाया था जिससे हम सिविलाइजेशन किस दौर से गुजर रहा है हम ये देख सकते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसा उन्होंने सिविलाइजेशन का नाम दिया है। अभी तो पृथ्वी टाइप 0 में ही है, 1 तक भी पहुंची नहीं है। तो टाइप 1 सिविलाइजेशन जो आता है वो ऐसे ग्रह पे रहता है जो उसका जो तारा है, पेरेंट स्टार है ना, माता तारा जो है, हमारे केस में हमारे सूर्य, उसकी जो सूर्य प्रकाश का पूरी तरह से इस्तेमाल करता है। सूर्य प्रकाश थोड़ा भी वेस्ट नहीं जाता है। अगर हम अभी पृथ्वी पे देखते हैं तो ज़्यादातर हमारा जो सनलाइट है वो वेस्ट ही हो जाता है, हम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं। और जो भी एनर्जी नैसर्गिक होती है वो सभी का इस्तेमाल पूरी तरह से करता है। जबकि अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर अभी तक हम न्यूक्लियर पावर नहीं बना पाए हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं यूज़ कर पाए हैं। तो जब हम ये सभी चीज़ें, हमारे पर्सनल घरों में भी न्यूक्लियर पावर आ जाएगा, घरों में भी रेडियो एक्टिव सिलेंडर, अभी जो सिलेंडर हम बनाते हैं मीथेन का बनता है, उसके जगह आप थोरियम का बना सकते हो, यूरेनियम का बना सकते हो। वो जब बन जाएगा तो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन जो होता है वो पूरे जो स्टार होता है उसका पूरा एनर्जी, हमारा सन जो वहाँ से सन में जितना एनर्जी ना जो पृथ्वी पर गिरता है, टाइप 1 में जो पृथ्वी पर गिरने वाले सूरज की रोशनी की बात हो रही है, लेकिन टाइप 2 में सूरज की ही पूरी जो रोशनी है उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो कितना गुना एनर्जी बढ़ जाएगा सोचिए। तो ये जब टाइप 2 सिविलाइजेशन में हम चले जाएंगे तो हम हमारे सूर्यमंडल में कहीं पे भी कभी भी जा सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, बहुत तेज़ी से जा पाएंगे, ये सब आ जाएगा। उसके बाद जब हमने बताया कि सूरज भी जब अंत पे पहुंचेगा तब तक 4 अजब साल में हमारा सिविलाइजेशन इतना बड़ा हो जाएगा कि हम हमारी जो आकाश गंगा है उसके भी एनर्जी को हम पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम कई तारों का एक झुंड लेकर उसके एनर्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा एनर्जी मिलने पर ही बहुत बड़े बड़े कार्य हम कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है ग्राफेन का। ये मैंने बताया नैनो टेक्नोलॉजी अगर बढ़ जाएगा
तो ग्राफेन के जो रॉड बनेंगे उससे हम स्पेस एलिवेटर बना सकते हैं, यानी हमारी जो लिफ्ट होती है, जो ज़मीन के जो फ्लोर होते हैं वहाँ से 10वीं मंजिल 100 मंजिल तक जाती है, वैसी ही एक लिफ्ट होगी जो 40,000 किलोमीटर तक जा सकती है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिसे बोल देंगे उस पर डाल देंगे, तो इस पर हम मानव को यात्रा के लिए लेके जा सकते हैं। इससे अगर हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो बहुत ही कम खर्चे में हम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। अभी जो होता है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, और अभी हम ये बना पा नहीं रहे हैं क्योंकि इतना लंबा जब हम वायर बनाते हैं, स्टील का भी अगर बनाते हैं, थोड़ी देर बाद इस पर इतना ज़्यादा तनाव आता है कि वो टूट जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ग्राफेन इतना शक्तिशाली है कि हाथी के वजन से भी उसको कुछ नहीं होता है। तो ग्राफेन का जब रॉड बन जाएगा तो ये एलिवेटर भी बन जाएगा। नासा ने इसका डिज़ाइन भी करके रखा है, लेकिन इसके लिए ग्राफेन बनना ज़रूरी है। ग्राफेन बनने में अभी और कई दशक है, एक बार वो ग्राफेन बन जाएगा तो स्पेस एलिवेटर भी बन जाएगा। कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ही हम फिक्शन में ही देखते हैं, धीरे धीरे ये भी सच्चाई में आ जाएंगे। जैसे आपने अगर अवतार मूवी देखी है या मैट्रिक्स मूवी देखी है, टोटल रिकॉल जो मूवीज़ देखी है, इसमें सब ये सब चीज़ें आती है। स्टार ट्रेक जिसने भी देखा है, स्टार वॉर्स जिसने देखा है, उसमें आपने ये सब देखा होगा, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। यहाँ तक कि एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया है जिसमें पूरा ब्रेन, एक आदमी का ब्रेन निकाल कर उसका ट्रांजिस्टर बाय ट्रांजिस्टर, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको न्यूरॉन बाय न्यूरॉन एक रोबोट के अंदर डाल दिया, तो पूरा ब्रेन ट्रांसफ़र हो जाता है और वो रोबोट आप बन जाओगे। आपका अगर ब्रेन हमने रोबोट में डाल दिया तो पूरे वो बन जाएगा। जो क्वांटम थ्योरी में आता है उसमें हम एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को बिना किसी माध्यम के भी भेज सकते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट जिसे बोलते हैं। टेलीपोर्टेशन आपने देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह, स्टार ट्रेक में एक जगह से डिसअपियर हो जाते हैं और दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आगे चलकर आ जाएगा जब क्वांटम थ्योरी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी। इसमें और 50 से 100 साल लग सकते हैं, लेकिन ये भी हो जाएगा। हमने अभी ऑलरेडी कुछ फोटॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया है। चाइना ने तो एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने स्पेस से, अंतरिक्ष से लेके पृथ्वी तक भी ये करके देखा है। बिना किसी चीज़ को छुए उसे हिलाने के जो है, हम तो स्टीफन हॉकिंग आप सब जानते ही होंगे, पूरी तरह पैरालाइज थे, लेकिन वो बात कर पाते थे, टाइप कर पाते थे, से केवल उनके ब्रेन वेव से। तो ये भी तकनीक आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप एक जगह पे बैठ के ही आप सोच कर ही प्रिंटिंग कर सकते हो, सोच के ही बहुत सारा कार्य कर सकते हो। टेलीकाइनेसिस नाम का है, ये 2100 साल अगर आप आगे देखते हो तो ये टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, ब्रेन इम्प्लांटेशन, ये सब चीज़ें वास्तव में बन जाएगी। और इसमें बाद में इतना ज़्यादा बदलाव आ जाता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, कि आपके ब्रेन में ही हम मेमोरी डाल देंगे पूरी तरह से, और ऐसा मेमोरी डालेंगे कि आपको वो अनुभव है ऐसा लगने लगेगा। यानी अगर मंगल में सब चीज़ें कैसा है इसका हमने एक चिप बना दिया और वो आपके ब्रेन में हमने डाल दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मंगल पे जाके कई महीने रह के आ चुके हैं। आपको जो ये सही में हुआ या नहीं ये भी पता नहीं चलेगा। और ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ऐसा मत समझिए कि केवल कल्पना है। चूहों पे एक बार एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम एक चूहे को एक खाना खिलाते हैं और उसको खाना ऐसे जगह पे रखते हैं कि उसको ढूंढना पड़ता है, तो मेज़ बनाया जाता है जिसके रास्ता उसको पता नहीं रहता है, बहुत सारे 10 रास्ते बनते हैं, उसमें से एक ही रास्ता खाने पे जाता है। तो एक चूहे को ये रास्ता सिखाया गया और बाद में उसके मेमोरी निकाल के दूसरे चूहे में डाला, तो दूसरा चूहे ने सीधा खाने पे पहुंच गया। जो यानी सिखाया एक चूहे को, केवल उसका मेमोरी दूसरे चूहे में डालते ही दूसरा चूहा वो पूरी तरह से सीख गया था। तो ये ब्रेन मैनिपुलेशन जो है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये केवल कल्पना है, लेकिन चूहे पे हुआ है। ये अब तक हम प्राइमेट्स पे पहुँचे नहीं हैं और मानव पे करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मानव पे ऑलरेडी इलॉन मस्क की एक कंपनी है जिसने ये किया है, जिसने 10-24 बिट का एक प्रोब सेंसर पूरी तरह से एक ब्रेन में डाला है और उससे वो ब्रेन क्या सोच रहा है ये आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखेगा। तो एक बार वो दिखने लगा तो हम उसके जो अल्जाइमर्स डिसीज़ है, खासकर मेमोरी लॉस जो सब होता है, ये सब हम देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप केवल कल्पना में है, केवल किताबों में लिखी जाती है, केवल मूवी में दिखाई जाती है, लेकिन इस पर कई लोग रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च नहीं हो रहा है। तो जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तो एक ग्रुप ऐसा होता है जो बोलता है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब रोबोट पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे और हमें जू में डाल देंगे। और एक ग्रुप ऐसा होता है वो बोलते हैं कि हमने रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने ही जाने चाहिए जिससे हमारा काम आए। तो कुछ लोग जैसे बच्चे भी सोचेंगे कि मुझे गणित क्यों पढ़ने का,
गणित पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो मशीन इतना ज़बरदस्त बनता जा रहा था कि वो सब गणित का नियम सॉल्व कर लेगा। और दूसरी तरफ ये कार्टून में दिखाया गया है कि उसने पावर बंद करके रखा है, क्योंकि उसको डर है कि ये मशीन को अगर मैं पावर दे दूँ तो वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। इसलिए वो मशीन बोल रहा है कि मुझे तुम इंटरनेट पे कनेक्ट करोगे तो मैं जब पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूँगा तो आपको छोड़ दूँगा, ऐसा बोल रहा है। तो ये दो साइड है एआई के जो होते रहते हैं। कई सारी चीज़ें, मैं जैसा बोला कि ये सब कल्पना नहीं है, जो लिस्ट आप देख रहे हो ये सब कंपनी है। आप देखिए कितने सारे कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। इतने सारे कंपनियाँ क्रू मॉड्यूल बना रही है, कुछ कंपनियाँ रॉकेट्स बना रही है। ये कंपनी जो माइनिंग के लिए मैंने बताया, एस्टेरॉयड माइन करने के लिए, इसमें भी प्लानिटरी रिसोर्सेस नाम की एक कंपनी है जो अर्थ के पास है, ऐसे उनका माइनिंग का क्राफ्ट भी बन चुका है। आर्केड सीरीज़ के 103 वर्जन्स बन चुके हैं, प्रॉस्पेक्टर 1, हार्वेस्टर 1, फिर आईस्पेस करके एक कंपनी है, मून एक्सप्रेस करके एक कंपनी है, फिर मेड इन स्पेस करके एक कंपनी है। ये सब कंपनियाँ, इतनी ज़्यादा कंपनी के नाम है। देखो स्पेस सेटलमेंट के लिए भी 2 कंपनी है, एक तो स्पेस एक्स है और एक मार्स 1 करके है। स्पेस लाइनर कंपनीज़ है, ये सब भी बहुत सारे कंपनीज़ है। वर्जिन गैलेक्टिक ऑलरेडी टूरिज़्म के बारे में सोच रहा है। तो इतने सारी कंपनी, इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। तो ज़रूर आगे चलकर अगर आप 21वीं शताब्दी अगर आप देखोगे तो मानव, मैं तो मानता हूँ कि बहुग्रहीय वासी बन ही जाएगा। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता है तो मैं ये उदाहरण बहुत लोगों को देता हूँ कि अगर आप 2000-3000 साल पहले पीछे चले जाओ, जब हमारे पास मोटर नहीं थे, एक आदमी समुंदर के किनारे खड़ा है और उसको लग रहा है कि समुंदर के उस तरफ क्या है। कुछ भी नहीं है उसके पास, न बोट था न शिप था, लेकिन कुछ बाम्बू को बांधकर दूसरे बाम्बू से ही वो समुंदर पार करने की क्षमता क्या हम पा सकते हैं, ऐसा वो सोच रहा था। धीरे धीरे वास्तव में बदलता गया। जब भी ये आदमी निकलता था तो जीवित बचना संभव ही नहीं था। जब पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर को क्रॉस किया गया तो इतना लंबाई है कि जीवित बचना मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने ही भी मल्टी जनरेशन ही किया है कि कुछ लोग निकलते थे, पहला द्वीप आते ही रुक जाते थे, कई लोग वहीं रुक जाएंगे, फिर बस्ती वहाँ पे बन जाएगी, फिर एक दूसरा ग्रुप निकल कर आगे जाएगा। ऐसे चलते चलते हमने हमारे सब समुंदर पर विजय पा लिया। उसके बाद 1900 के शुरू में हवा और पृथ्वी के बीच की एक सीमा थी जिसे हमें पार करना था। धीरे धीरे पहला ग्लाइडर बनाया गया, हेलीकॉप्टर की तरह बनाया गया। अभी तो विमान बहुत ही आसानी से चलता है। तो ज़मीन और पानी, ज़मीन और हवा दोनों को हमने पा लिया है और अब हम खड़े हैं पृथ्वी और अंतरिक्ष की जो सीमा है उस पर खड़ी है और पूरा अंतरिक्ष हमें पुकार रहा है। तो जिस तरह से हमने समुंदर पे विजय पाया, जिस तरह से हमने हवा में विजय पाया, उसी तरह से अगले 100 साल अगर आप देखोगे तो अंतरिक्ष में हम ज़रूर विजय पा लेंगे। तो ये हौसला रखी है। बहुत सारा काम आप लोगों को ही करना है। अगर हम पिछले 100 साल का इतिहास देखते हैं और जो बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं तो तेनसिंग नॉर्वे, एडमंड हिलरी, ध्यानचंद, जिन्होंने पहले बार नॉर्थ पोल पे गए, पहली बार इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा, पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक्स में मिलाया, ऐसे सब बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं। आगे चलकर ऐसे लोगों के नाम आएंगे जो पहले मंगल का जो पर्वत है, माउंट ओलंपस पे पहली बार कौन गया, मंगल पे जो बड़े बड़े खाई हैं उसको पार करके कौन गया, ये इसे बनाने के लिए नए नए फिज़िक्स का निर्माण किसने किया, उसको नोबेल मिल सकता है। मंगल पर जब खेल खेला जाएगा तब उसमें जो स्वर्ण पदक मिल सकता है। ये सभी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सब आपको सच्चाई में बदलना है। तो ये ध्यान से लेक्चर अगर आप सुना होगा तो इसमें मैंने बहुत जल्दी जल्दी सब बताया है। इसे सब जाकर आगे आप पढ़िए। ये ज़्यादातर जो मैं बताया है इसमें मिशिया काकू, डॉक्टर मिशिया काकू नाम के एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, उनकी एक किताब है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी करके। इसे ज़रूर पढ़िए, आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी। अपना दृढ़ निश्चय बनाइए कि मुझे इस क्षेत्र में कुछ करना है करके। कोई भी क्षेत्र का आप चुनाव करो, उसमें बहुत अच्छी तरह से करो, बहुत अच्छा पढ़ाई करो। आगे की दुनिया है वो आपकी है, आने वाला जो दशक है वो आपका है, आने वाला जो सेंचुरी है वो भी आप ही का है। इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।